सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय में आपके किन फॉर्मूले पे आपके प्रश्न बनते हैं, आपके परीक्षा में किन नियमों पे प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीजें आज इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपका चैप्टर वाइज भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आपके जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। उन चैप्टर्स में कहां आपको गलतियां नहीं करनी होती हैं, किन नियम पे किन फॉर्मूलों पे आपके प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें इस शॉर्ट वीडियो में आपकी तैयार हो जाएंगी। और देखिए, यहाँ पे आपके पूरे नंबर लगभग जो है यहां से मिलने वाले हैं इस क्लास में। तो छोटी सी क्लास में जितना अटेंटिव, जितना फोकस रहेंगे आप, उतने ही अच्छे नंबर गेन करेंगे। यहां इस क्लास से सीधे आपको परीक्षा में नंबर मिलने वाले हैं, ये समझ जाइए। और मैंने मास्टर क्लास पहले करा दिया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, ऐसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, और मास्टर क्लास में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, उस पे आधारित प्रश्नों को कराया है। तो मास्टर क्लास जिसने अटेंड नहीं किया है वो अटेंड कर ले। जिसको नहीं मिल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ मास्टर क्लास, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या सीधे हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी आपको समस्या है, कहीं पे कोई वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 7705954549 यही नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, यही हमारा नंबर है। और आप बात को समझिए कि यहाँ से इस क्लास से आपको सीधे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले, सभी नियम वो हैं जिसपे प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। जितने आपके खास मित्र हैं, जिनका आप चाहते हैं कि कभी जिंदगी में बैक ना लगे, उनको शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक सभी प्रशिक्षुओं को शेयर करिए। और आपका पेपर इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं और आपको बस थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लेना होगा। जो मैंने 5 मॉडल पेपर कराए हैं वो मॉडल पेपर्स कर लीजिए, वहां से तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे बस मैं आपको फॉर्मूले, नियम बता दे रहा हूं। देखिए, पहला जो आपका चैप्टर है वह है कर्णी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इस पे आधारित संक्रियाएं। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के घात में अगर मैं शून्य लिख दूं, किसी भी संख्या के घात में अगर मैं शून्य लिख दूं तो उसका मान जो हो जाता है वह 0 हो जाता है। 5 के घाते शून्य लिख दिया, मान जो है किसी भी संख्या के घात में 0 लिख दिया तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक, तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 लिख दिया गया, 1000 के घाते शून्य लिख दिया गया, मान 1 हो जाएगा। 2000, 1 लाख के घाते शून्य लिख दिया गया तो मान 1 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कहीं पे लिखा है जैसे 5 के घाते ऋण 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 के घाते 1। ठीक, अब इसके बाद कहीं पे लिखा हो जैसे 5 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के घात में 2 धन 7। ये तीसरा नियम आपका कहता है। इसी तरीके से अगर भाग हो रहा हो कि 5 के घात में है 8 और भागा 5 के घात में है 4, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5 के घाते 8 - 4। ठीक, ये आपका चौथा नियम। और पांचवा नियम कहता है कि अगर घात के ऊपर घात है, जैसे 5 के घाते आपका 2 है और इसके घाते 3 है, तो इसको घातों का गुणा हो जाता है। 5 के घाते 2 गुणे 3 ये हो जाएगा, यानी ये 5 के घाते 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर घात में भिन्न है तो भिन्न का जो हर है उतने घात की करनी लग जाती है। जैसे इसी 5 के घाते 2/3 हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अंश है वो स्क्वायर यहाँ पे घात हो जाएगा और जो हर में है उतने घात की करनी लग जाएगी, 3 घात की करनी लग जाएगी। तो इस तरीके से इस पे आधारित प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये आपका हो गया घातांक का नियम। और इसी तरीके से करनी का नियम आप समझिए कि अगर n घात की करनी है और उस पे n घात भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n घात की करनी का मतलब क्या होता है, किसी संख्या पे 1/,
जितनी घात है उतना हर में लिखा जाता है। जैसे n घात की करनी है तो a के घाते 1/n लिखा जाता है, और इस पे n घात भी है तो ये n और n आपस में गुणा हो जाएगा, 1/n और n का ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि मान जो हो जाएगा वह a आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर करनी में कहीं लिखा हो 7 और इस पे 3 घात की करनी हो और इसका घाते 3 हो, ठीक, तो इसका मान कितना हो जाता है, ये देखिए यहाँ 3 घात की करनी, यहाँ घात 3 है तो मान 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर करनी में 7 के घाते 3 है और यहाँ घात 3 है तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला नियम आप समझ गए। दूसरा, अगर n घात की करनी है और करनी के अंदर दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो इसको हम अलग अलग करनी, इतने ही घात की a पे करनी लगा देंगे और गुणे इतने ही घात की करनी b पे लगा करके अलग अलग देखिए लिख सकते हैं गुणे में। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, जैसे कहीं पे हो रहा हो करनी में लिखा हो 5 गुणे 3 तो इसको लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे करनी में 3। इस तरीके से अगर यहाँ 3 घात होता तो यहाँ भी 3 घात हो जाता, यहाँ भी 3 घात हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। और दूसरा, जैसे गुणे में है वैसे ही भाग में अगर भिन्न लिखे गए हैं, अगर n घात की करनी में भिन्न लिखा गया है a/b तो अंश में उतने घात की करनी लगा दीजिए और हर में उतने घात की करनी लगा दीजिए। और चौथा नियम समझिए कि अगर m घात की करनी में फिर n घात की करनी में कोई संख्या a है तो इन, जैसे घातों के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, वैसे करनी के ऊपर करनी, ये भी क्या है, घात ही तो है, तो यहां भी घातों का गुणा हो जाएगा। लेकिन किसके घातों का, करनी के घात का, m इंटू n यहां करनी पे लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए, इसको अगर n घात की करनी है, इसके ऊपर घात m है तो इस m को करनी के अंदर जो संख्या है उसकी घात के रूप में लिख सकते हैं, n घात की करनी a के घाते m। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला जो चैप्टर है आपका करनी और घातांक, ये है, यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इसी में आप देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, तो जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 का वर्ग जो है ये आपका कितना है, 1 है, 2 का वर्ग 4 है, और 4 का वर्ग जो है 16, 6 का 36, 8 का वर्ग 64, और 9 का 81 और 10 का 100। तो ये संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। ऐसे यहां से देख लीजिए, ये आपका 11 से लेकर के 20 तक की, फिर 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन में जो है वो हेल्प मिलेगा। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण घन संख्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से पूर्ण घन संख्या क्या होती है, वह संख्या जो किसी संख्या का घन हो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये संख्याएं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये क्या है, ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहां से 11 से लेकर के 20 तक का, 20 का क्यूब देखिए 8000 चला जाता है। तो एक अंदाज भी आपको होना चाहिए, जितना अंदाज आपको होगा कैलकुलेशन में आपको उतनी ही आसानी होगी। अब इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आपका होता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ नहीं समझना है, प्रोबेबिलिटी में आपको बस इतना समझना है कि कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग अगर किया जा रहा है, कोई प्रयोग अगर किया जा रहा है, जैसे 2 सिक्का मैं एक साथ उछाल रहा हूं, तो क्या क्या चीजें, अब 2 सिक्का एक साथ उछालना यह एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और दोनों सिक्कों पे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या अलग अलग आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, घटनाएं कहेंगे। ठीक है, तो किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। जो जो घटनाएं घटित हो सकती हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में, जैसे 2 सिक्का उछाला तो 4 घटनाएं घटित होती हैं, उसी को कहते हैं, कुल जो घटनाएं घटित हो सकती हैं
उसे प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस S कहते हैं। जो घटना घटित हुई, एक एक घटना स्पेसिफिक, उसे क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। प्रयोग के दौरान जो अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं उसे घटनाएं कह देते हैं। और किसी घटना के होने की संभावना अगर बोले तो क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। और सिंपली प्रायिकता पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ये प्रायिकता होता है इस तरीके से। और अगर आप चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट और बाई नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हो जाता है आपका प्रायिकता का फॉर्मूला। सबसे जरूरी है आपको कि कोई भी अगर प्रायिकता आपसे पूछ रहा है तो आपसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं कुल, और कितनी हमारे फेवर में घटित हो रही हैं। वो ऊपर लिख देंगे, नीचे कुल घटनाएं लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा क्या, आपको पता चल जाएगा प्रायिकता। अब इसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर जो है आपका माध्यिका और बहुलक का है, मीडियन मोड का है। अब माध्यिका लिखा रहे या मध्यांक लिखा रहे, बात जो है वह एक ही है। मध्यांक भी पूछ सकता है, तो मध्यांक माध्यिका एक ही नाम है, ठीक। मध्य का अंक उसी को बोलते हैं मध्यांक, और माध्यिका का भी मतलब वही होता है बीच का अंक, ठीक। अब माध्यिका निकालते समय जब भी आपको आंकड़े दिए रहेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लोगे, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना आसान होता है इसलिए बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा। और आंकड़ों की संख्या अगर आपको विषम दी हुई हो, यानी कि जो संख्याएं दी गई हो वह मान लेते हैं 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 15 हो, तो ऐसी संख्याएं क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। मतलब जो आंकड़ों की संख्या दी गई है अगर वह विषम है तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा माध्यिका का, n/1/2वें पद का मान। n क्या होगा, यही आंकड़ों की संख्या। और इसी तरीके से अगर आंकड़ों की संख्या सम दी हो तो माध्यिका का फॉर्मूला ये लगता है 1/2, यानी कि आधा किया जाता है यहाँ पे दो पदों का योग का, ठीक। n/2वां पद धन n/2 धन 1, ये हमेशा मैं आपको बताता हूं कि ये +1 अलग से है और ये +1 अंश में ही है, और ये +1 यहाँ पे अलग से है, ठीक। तो इस तरीके से माध्यिका का ये दो फॉर्मूला होता है। ये तो आप दो फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दोगे जब आंकड़े दिए रहेंगे, आंकड़ों को क्रम से लगा करके। लेकिन एक जगह माध्यिका ऐसा भी आपको निकालने को दे सकता है कि जब आपको बारंबारता सारणी दिया रहेगा, बारंबारता किसी संख्या की, आपको पता है कि किसी आंकड़े में कोई संख्या जितनी बार आती है वही उसकी बारंबारता हो जाती है। और जब बारंबारता दिया रहता है तो हम एक बारंबारता और लिख देते हैं यहाँ पे, वो होता है हमारा संचयी बारंबारता। जैसे यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। अगर इस तरीके से आपको प्रश्न दिया है तो हल करते समय आपको एक अलग सारणी बना लेनी होती है जिसमें आपको संचयी बारंबारता भी लिख लेना होता है। संचयी बारंबारता से हमें पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे आया 10वां पद, तो 10वां पद यहाँ संचयी बारंबारता में ही हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8वें पद के बाद 9वां, 10वां, 11वां पद यहाँ आ रहा है, तो 10वां पद इसी में होगा और इसका मान क्या होगा, पद का 7 होगा। तो यहाँ पे बारंबार माध्यिका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद देखिए माध्यिका के साथ साथ आपसे बहुलक भी पूछता है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक किसी जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें अगर कोई अंक बहुत बार आ रहा है, जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बहुलक। तो ये तो बहुत आसान है। इसके बाद देखिए जिस चैप्टर से बहुत सारे लोग डरते हैं, यहाँ पे सबसे आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणों की माप। और तीन कोण कहाँ होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। और त्रिभुज में भी केवल एक स्पेसिफिक त्रिभुज आपको पढ़ना होता है त्रिकोणमिति में। वो कौन सा त्रिभुज आप पढ़ते हो, समकोण त्रिभुज पढ़ते हो। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है और इस 90 अंश की सामने की जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी होती है, और इस 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं कर्ण। देखिए अभी सेकंड सेमेस्टर में आज ही आपके पेपर में, सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर हुआ है आज, उसमें पूछा है कि दो आपके एक त्रिभुज में दो भुजाएं जो हैं वो असमान हैं, ठीक।
तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे ऐसे ही 90 अंश का एक कोण हो गया। अब बचा क्या, तीनों अंतः कोणों का योग 180, 90 अंश बचा, उसमें दो कोण होंगे, यानी कि बाकी दोनों कोण 90-90 से छोटे होंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये भुजा सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सब जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज आप समझ गए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये नीचे आधार बेस बोलते हैं, ये नीचे जो भुजा है, और ये जो सीधे खड़ी भुजा है 90 अंश पे, इसे बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगता है हमेशा आपको कहीं ना कहीं गणित में प्रयोग में आएगा ही, ठीक है, ये आपको शंकु में भी प्रयोग आएगा, ठीक है, जगह जगह जहां पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा वहां पे ये फॉर्मूला आपका लगता है। कर्ण का जो इस भुजा के लंबाई का वर्ग होता है वह बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। ठीक, तो इतना आप समझ गए कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में होती है, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देखिए ये साइन थीटा को आप मशीन के तरह समझिए। देखिए आपके जीवन में कई सारी मशीनें होती हैं। कौन कौन सी मशीन होती है, एक तो आपका जैसे आटा चक्की वाली मशीन होती है, फिर सरसों पेरने वाली जो मशीन होती है, और इंजन पानी चलाने वाला इंजन होता है, और मोटर होता है। तो इस तरीके से कई सारी मशीनें होती हैं। वो वैसे ही यहाँ पे साइन कॉस टैन और कोसेक सेक और कॉट, ये अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। इसको सबसे सिंपलीफाई जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखा था वो मैंने ऐसे ही सीखा था कि साइन थीटा का मतलब क्या है कि थीटा तो कोण होता है, लेकिन ये साइन क्या होता है, साइन फंक्शन होता है। मतलब ये एक तरीके की मशीन है, इसमें आप एंगल डालोगे और वो अपने हिसाब से क्या इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको अंक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसी तरीके से कॉस भी उसी तरीके की मशीन है, लेकिन ये अपना उसका अलग प्रोसीजर है हर एक मान को इंटरप्रेट करने का। तो थीटा के अलग अलग मान पे कॉस अलग अलग मान देता है। इसी तरीके से टैन जो है ये अलग तरीके की मशीन है जो थीटा के अलग अलग मान पे अलग अलग वैल्यू देता है। इसी तरीके से साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, टैन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, ये मैं आपको बता देता हूं, एक लाल बटे कक्का, इससे आप याद रख सकते हो। देखिए एल बाई, जहां पे एल क्या है लंब है, ए क्या है आधार है, और के क्या है कर्ण है। अब एल बाई के ये पहला साइन के लिए हो जाता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और उसके बाद दूसरा होता है कॉस के लिए, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टैन क्या होता है लंब बटे आधार। अब अगर आपको कोसेक चाहिए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे आपको याद हो जाएंगे। अब अलग अलग कोण पे आप देखेंगे तो अलग अलग मान होते हैं सभी के। जैसे साइन 0 अंश पे 0 होता है, साइन 30 अंश पे 1/3 होता है, साइन 45 अंश पे 1/√2 होता है। अगर आपके पास समय हो तो ये पूरा सारणी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है आपको क्लास में, वो आप देख लीजिएगा, पूरी सारणी आपको तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दे देगा कहीं पे साइन 60 डिग्री यूज कर लेगा और साइन 60 डिग्री का मान आपको खुद लिखना रहेगा, तो वो याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे। तो ये पूरा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है, याद कर लोगे आप, क्लास में देख लीजिएगा ट्रिक मैंने बताया है। और इसके बाद ये संबंध तो मैंने आपको बता ही दिया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, और टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ठीक है, तो ये एक अलग से संबंध होता है, ये भी याद रखिएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये एक
आपको सरल करने को प्रश्न देगा त्रिकोणमिति में। जब ये संबंध आपको याद रहेंगे तभी आप प्रश्न कर पाओगे। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। कुछ नहीं, बस याद कर लेना है और सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। आपको त्रिकोणमिति के 8-10 प्रश्न सॉल्व कर लेने हैं। आप सॉल्व जब कर लोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये इसका डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल त्रिकोणमिति का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये साइन कॉस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल से इस तरीके से बताया है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो एक इस तरीके का प्रश्न बनता है, आप देख लीजिएगा। साइन थीटा का मान दे देगा, tan थीटा का पूछेगा। साइन का आपको पता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण का मान आपको पता चल गया और इसका आप मान निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक। तो इस तरीके से, और ये सारणी याद हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी के अलग अलग मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। वैसे यहाँ पे थीटा के हर एक मान के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कहीं पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखा हो तो आप उसके जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं। इसके बाद देखिए कहीं पे अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस बदलता है साइन में, 90 माइनस थीटा पे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह tan थीटा लिख सकते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आपका फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। अब त्रिकोणमिति में इतना ही था और बहुत सरल चैप्टर है, बहुत ही सरल प्रश्न बनेंगे और आपका प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। 5 मॉडल पेपर, एक मास्टर क्लास मैंने करा दिया है, इतना तो आप कर लीजिएगा। ये 6 क्लास और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सारे सॉल्व कराए हैं, वो करके जाइएगा। राजन और पवन सीरीज जिसने लिया है, जो कम समय में तैयारी करना चाह रहा है, पूरा एक एक प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया है और उसमें कुछ गलतियां भी दी हुई हैं, वो सही करके सॉल्व करा दिया है। तो आपका टाइम पूरा बचने वाला है। आप बस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैथ का, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है मैथ के सामने का। उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, सभी वीडियो 60-70 वीडियो है। उसमें से जो है क्लास वाली वीडियो तो अब आप देख नहीं पाओगे, तो मास्टर क्लास देख लीजिएगा। राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फॉर्मूला वाला तो आप देख ही रहे हो, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए चैप्टर 5 में आपका क्या है, बेलन है। बेलन आपको सिलेंडर आकृति पता है। अब इसमें 2 ही चीजें होती हैं और एक तो होता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, जो चीजें आप टच कर पा रहे हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे ये लगभग सिलेंडर ही समझ लीजिए, जो पेन है, ये जो कर्व एरिया है, ये जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ, ठीक। ये वाला पृष्ठ जो होता है वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है, ये वाला एरिया जो गोल गोल इस तरीके से है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 2πr × h होता है, ठीक। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या हो गया, केवल इसका। अब इसके बाद अगर संपूर्ण कहीं पे लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये कर्व एरिया तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो ऊपर सर्कल है इसका क्षेत्रफल और जो ये नीचे वृत्त है सर्कल है इसका क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे पता है 2πrh है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो 2πr² यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 2πr² यहाँ पे है और 2πrh यहाँ पे है, तो 2πr कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा h + r। ये हो जाता है आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। और एक फॉर्मूला और होता है अब आयतन।
जितना स्पेस में इसने जगह घेरा है, जितना जगह इसने लिया है स्पेस में, क्योंकि ये 3D आकृति है, उसको बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो अब आयतन क्या होता है? जो वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है, और मात्रक क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब। इसके बाद देखिए एक आकृति और आपको पढ़ना होता है, लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, जो आपकी कोन वाली आइसक्रीम आती है इस तरीके से। ठीक है, उसको उल्टा कर दीजिए, और जो जोकर वाली टोपी आती है, जो बर्थडे में टोपी लोग लगाते हैं, वो कैसा, किस शेप का होता है? बेलन, इसके शंकु के शेप का होता है, कोन के शेप का। इसमें तीन चीजें होती है, देखिए आधार में एक वृत्त होता है और ऊपर जो है एक पॉइंट होता है केवल। अब इस पॉइंट से जो नीचे वृत्त है, इसके केंद्र की जो दूरी होती है लंबवत, उसको बोलते हैं ऊंचाई, और केंद्र से लेकर के यहाँ परिधि की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो PQ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो ये हो जाता है, इसको L से डिनोट करते हैं, यहाँ कैपिटल L से दिखाया मैंने, जनरली स्मॉल l से दिखाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे भी वही दो चीजें निकलती हैं, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, और आयतन निकलता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल जहां पे क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई, ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये आधार, एक ही वृत्त है यहाँ आधार में, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बन जाएगा एल प्लस आर। ठीक, तो सिंपली आप याद रखिएगा यही फॉर्मूला। ये थोड़ा सा टफ आपके लिए याद करना रहेगा, याद यही आपको कॉन्सेप्ट से याद रखिए। इसके बाद देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब अगर कहीं आपको R और H की वैल्यू दिया है और L की वैल्यू की जरूरत है, तो L बराबर होता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई अगर आप निकालते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, तो कर्ण बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आप समझ गए यहां से। अब इसके बाद देखिए इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन जितना बेलन का होता है उसका 1/3 कर दीजिए, बस 3 से भाग कर दीजिए, तो 1/3 से गुणा कर दीजिए इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपके बेलन का आयतन। यही हो जाता है आपके लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो बेलन का अगर आयतन याद है आपका, तो उसका 1/3 कर दिया, आपको शंकु का आयतन याद हो गया। तो इस तरीके से रिलेट यहाँ पे चीजें आप करके समझ पा रहे हो। अब इसके बाद देखिए छठवां चैप्टर जो आपका आता है वह द्विघातीय एवं रेखीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आपका किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। और इसके बाद देख लीजिए किसी समीकरण को हल करने पे x का जो मान प्राप्त होते हैं, उन मानों को समीकरण का मूल कहते हैं या समीकरण का हल कहते हैं। आपसे पूछेगा कि इस समीकरण को हल करो, तो हल करने का मतलब क्या है? x का मान निकालना, मूल निकालना। तो ये दोनों मूल एक समान या अलग अलग भी हो सकते हैं। जब दो घात है समीकरण की द्विघात, तो x के दो मान आएंगे, जिसके लिए दोनों पक्षों का जो मान होगा वह बराबर होगा। अब देखिए आपको समीकरण x स्क्वायर बराबर k के रूप में भी मिल सकता है, या इस तरीके से तो मिलेगा ही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए पहले गुणनखंड करना होता है। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछेगा, गुणनखंड करने के लिए भी बोलेगा या फिर बोलेगा हल करने के लिए। तो हल करने के लिए पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, गुणनखंड तो आपको करना ही करना रहेगा। तो गुणनखंड करने के लिए सिंपल सा रूल है, दिमाग में याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक है वह a है, और x का जो गुणांक है b है, और जो कांस्टेंट संख्या है वह c है। अब a और c का जो गुणनफल हुआ, a और c का, a इंटू c का जो यहाँ पे मान आएगा, मान लेते हैं क्या आ रहा है, वैल्यू मान लेते हैं v आ रहा है। तो ये जो है, अब जो गुणनफल आया
तो दो गुणनखंड ज्ञात करने चाहिए जिसका योग जो है वो b है। अब हमको b के मान को ऐसे तोड़ना होता है दो संख्याओं में। b क्या है? एक संख्या है जो कि x का गुणनखंड का यहाँ पे गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो अब b के मान को हमको दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना होता है कि गुणा करने जोड़ने पर b के बराबर ही आ जाए और गुणा करने पे उन दोनों संख्याओं का ये v के बराबर आ जाए। ठीक, तब आप जो है जो ये 3 पद लिखा है बीच वाला पद तोड़ के 2 पदों के रूप में लिख देते हो और गुणनखंड आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। दो विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, ये आप करके ही सीखोगे। इसके बाद देखिए 7वां चैप्टर जो है आपका सर्कल है। सर्कल आपको पता है एक केंद्र से एक निश्चित दूरी पर अगर चला जाए इस तरीके से तो ये क्या होता है, एक परिधि का निर्माण होता है। ये जो बीच में निश्चित बिंदु होता है इसे केंद्र कहते हैं। और ये जो आप चल रहे हो, ये जो निश्चित बिंदु है, जो निश्चित दूरी पे ये बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक, और जो ये निश्चित दूरी बीच में है, जो नियत दूरी कभी बदलती नहीं है जो दूरी, उसी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो कहीं भी इसीलिए केंद्र से मिलाते हैं तो दूरी क्या होती है? r होती है, त्रिज्या r होती है। अब त्रिज्या आप समझ गए, नियत दूरी। व्यास क्या होता है? इसी त्रिज्या का दूना होता है। जीवा क्या होती है? वृत्त पे परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। और ये जो दूरी आप चले हो इसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको वृत्त में दो ही फॉर्मूले होते हैं। वृत्त की परिधि होती है, यानी कि ये लंबाई होती है। ये जो आपका यहां से यहां तक बनाने में ये जो दूरी हुई, ये क्या हुआ? ये परिधि हुआ। और जितना ये एरिया कवर कर रहा है, ये क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। तो परिधि 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये सभी आप बहुत पहले से जान रहे हैं, बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझिए यहाँ पे वृत्त में प्रमेय भी होते हैं, जो अभी इसी चैप्टर में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वृत्त से रिलेटेड अभी प्रमेय बचे हुए हैं। अब जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है चतुर्भुज तथा उनके प्रकार। ठीक, और चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त का जो प्रमेय है वो एक साथ आप पढ़ लोगे और पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाता है। और इसका अगर विकर्ण AC निकालना हो तो a√2 हो जाता है। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और अगर इसका विकर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए समचतुर्भुज रोम्बस। फिगर थोड़ा सा ये सही नहीं बना है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बस कोण सारे 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा कोई समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। पतंग में अगल बगल की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक, तो ये आपके चतुर्भुज हो गए। अब समलंब चतुर्भुज में आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर एक युग्म समांतर है, जैसे AB भुजा DC के समांतर है और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं है जैसा कि दिख रहा है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो समांतर भुजाएं हैं उनके योग का आधा और उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग का आधा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि अगर A और B लंबाई है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है a + b/2 × h। अब यहाँ पे 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में a + b हो जाएगा × h हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं समलंब चतुर्भुज का, 1/2 गुणे a धन b ब्रैकेट में × h। अब इसके बाद देखिए चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं? तो अगर एक ही वृत्त पे कई सारे बिंदु स्थित है तो उन्हें हम चक्रीय बिंदु बोल देते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलते हैं? ऐसे चतुर्भुज को जिसके चारों जो शीर्ष हो वह वृत्त पे स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में आपका बहुत सारे प्रश्न इसी पे सॉल्व हो जाएंगे
कि इनके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। सम्मुख कोण किसको बोलते हैं? बी के सामने का कोण डी, ठीक। ए और सी क्या है? बगल के कोण है। ए के बी के बगल ए है, बी के बगल सी है, लेकिन सामने एक ही कोण है डी। तो बी और डी का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। इसीलिए ए के सामने का कोण सी, सी के सामने का कोण ए, ठीक। तो ए और सी का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक। ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि वृत्त का प्रमेय भी मैं आपको बताऊंगा। तो वृत्त के प्रमेय आप समझ लीजिए कि इस तरीके से कोई वृत्त है और वृत्त में कोई जीवा ये ए बी है। अब ए बी क्या कर रही है? आप देखिए कि इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। नीचे एक छोटा वृत्त का पार्ट बच रहा है और ऊपर एक वृत्त का अच्छा पार्ट यहाँ पे बच रहा है, बड़ा। अब ये जब इस तरीके से वृत्त को किसी जीवा ने काट दिया तो ये क्या हुआ? वृत्त दो खंडों में बट गया। तो इसे वृत्त खंड कहते हैं, इसे भी वृत्त खंड कहते हैं। तो एक ही वृत्त खंड में अगर कोण बन रहे हैं, ठीक है, एक ही वृत्त खंड में, देखिए आप, इसी ए से सी बिंदु तक हम जब जा रहे हैं और सी से जब बी तक आ रहे हैं तो एक कोण यहाँ सी पे बन रहा है। और इसी तरीके से इसी वृत्त खंड में ए से हम जब डी बिंदु तक जा रहे हैं और डी से बी आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि यही जीवा जो है कॉमन है और इसी जीवा के द्वारा सी बिंदु पे कोण बन रहा है और इसी जीवा के द्वारा डी बिंदु पे कोण बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोण सी है कोण डी के बराबर होता है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, कहीं पे भी इस तरीके का हमको अगर दिख गया तो हम इन दोनों कोणों को बराबर दिखा सकते हैं। मतलब एक का मान अगर दिया है आपको तो आप दूसरे को भी उतना बोल सकते हैं। ये 40 दिया तो ये भी 40 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां से हम किसी भी प्रश्न में सॉल्व करते हुए लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं और इन दोनों को बराबर दिखा देंगे, या लिख देंगे एक ही जीवा के द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए दूसरा नियम जो है आपका, कहीं पे आप देखिए कि कोई जीवा है और वो केंद्र से होकर के जा रही है। कोई जीवा अगर केंद्र से होकर के जा रही है, मतलब कि परिधि पे दो बिंदु हैं ए और बी, उनको रेखा मिला रही है और केंद्र से होकर के जा रही है, तो ऐसी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और ये व्यास क्या होता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। आधा देखिए ऊपर है वृत्त, आधा नीचे है। और इस वृत्त को क्या बोलते हैं? जो आधा वृत्त ऊपर है इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, आधा वृत्त, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? ये केंद्र हो, ये ए बी, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। और अर्धवृत्त में अगर कहीं भी आपका परिधि पे कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे कोई बिंदु सी है, फिर यहाँ कोई बिंदु डी है, तो इस जीवा के द्वारा यहाँ व्यास के द्वारा जो कोण बनता है वो कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, ठीक। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि यहाँ सी जो होगा वह 90 अंश का होगा। ऐसा कहीं भी आपको दिखता है कि ये अर्धवृत्त में बना कोण है या व्यास द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये इस प्रमेय को कहते हैं। तो इस पे भी बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद देख लीजिए, जो फॉर्मूले आप शुरू से याद कर रहे हैं वो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। ये अलग अलग प्रश्न में आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन। अब इसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, घात 3 है तो 3 से गुणा होगा, और ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहाँ पे देखिए माइनस बी है, तो जहां पे ये प्लस वाले में बी आ रहा था वहां पे बी की जगह जो हो जाएगा माइनस बी आएगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ भी बी है तो ये भी माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 3ab, और यहाँ बी है तो यहाँ भी बी माइनस हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब कहीं पे ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इस फॉर्मूले से ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी को इधर भेज दीजिए तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इस फॉर्मूले से ए माइनस बी का होल क्यूब से इससे माइनस को इधर भेज दीजिए तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें सारे फॉर्मूले आप समझ गए जो आपके 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। अब यहां से आपको सभी प्रश्न लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 15-20 नंबर तो आपको इस वीडियो से ही मिल जाने चाहिए क्योंकि आपके इतने सारे प्रश्न फॉर्मूला पे बेस्ड और इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनते हैं। ठीक है, और बाकी प्रश्न जो है और प्रैक्टिस के लिए आप मास्टर क्लास देख लीजिए और आपका मॉडल पेपर्स देख लीजिए, सब कुछ आप देख लीजिए। आपको पवन राजन सीरीज भी मैंने करा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर डालिए। बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न भी मैंने कराए हैं, तो बहुत मेहनत से सब कुछ मैंने आपको तैयार कराया है, तो आप भी उतने ही मेहनत से तैयार कर डालिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी विषय इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और इस क्लास का पीडीएफ देखिए, इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और ये व्हाट्सएप नंबर है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है, कुछ भी, आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपका हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये हमारा ऐप है जिसका नाम है अस्तित्व अकेडमी। इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस पे आपको डीएलएड के सभी कोर्स मिल जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लास और सभी जो आपके सूचनाएं होती हैं मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, चैनल पे विजिट करके सब कुछ आप पढ़ते रहिए, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।